आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एमसीक्यू देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीति, नेहा, योगिता, सॉरी जयेश। हाँ बेटा, आगे सब लोग। क्या हुआ? नहीं। हाँ जयेश, क्लियरिटी है बेटा? दिख रहा है ना? चलो हाँ बेटा, देखिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 100 जूल ऑफ वर्क performed is in carrying a charge ओके। हाँ बेटा, अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। ये है 100 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन कैरिंग चार्ज ऑफ -5 कूलम्ब from infinity to a particular point, from an infinity to a particular point in an uniform electrostatic field. Electrostatic field. The potential of this point is the potential at this point. हमें उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है कि कुल कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इनफाइनाइटी से यहाँ पे कोई इनफाइनाइटी पॉइंट है, इस फाइनाइटी पॉइंट से हमें किसी चार्ज को, जिस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -5 कूलम का चार्ज है। अगर इसको मैं किसी पॉइंट P तक लेकर के आता हूं और इसको लाने में टोटल वर्क डन यदि 100 जूल के बराबर किया जाता है, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। जयेश सर, जयेश
योगिता, नेहा, प्रीति। हाँ, ये कैसे क्वेश्चन होगा बेटा? ये किसी पॉइंट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाना है, किसी चार्ज को इनफाइनाइटी से पी पॉइंट तक लाना है, और उसको लाने में टोटल वर्कडन जो है 100 जूल किया गया है। तो इस पी पॉइंट पर कुल कितना पोटेंशियल होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। तो कितना पोटेंशियल होगा इसको लाने में? -20 वोल्ट का हो जाएगा। -20 वोल्ट का हो जाएगा। क्यों होगा? तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही तो फॉर्मूला है। किसी चार्ज को इनफाइनाइटी से पी पॉइंट तक लाने में टोटल जो वर्क डन होगा, उसमें अगर उस चार्ज से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये तो पोटेंशियल मिल जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारा है 100। ये हो गया 100 अपान में क्यू की वैल्यू -5 इक्वल टू -20 वोल्ट। यही आंसर हो जाएगा बेटा इसका। तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा -20 वोल्ट का। यही आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 different capacitors. 3 different capacitors are connected in series. Then 3 different capacitors connected in series. Then अब बताओ बेटा, इसमें दे विल हैव इक्वल चार्ज। पहला ऑप्शन है हैव इक्वल चार्ज, तीनों का चार्ज जो है इक्वल होगा, इक्वल चार्ज। अगर किसमें है? वो सीरीज में कनेक्ट है। तो जो दूसरा ऑप्शन है दे विल हैव सेम पोटेंशियल, हैव सेम पोटेंशियल। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट है नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट है बेटा? जल्दी से बता दो। अगर 3 कैपेसिटर हैं और सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो इनका क्या सेम रहता है? पोटेंशियल या चार्ज? क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहेगा। तो दे हैव इक्वल चार्ज, मतलब इसका जो ऑप्शन है वह ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर यही चीज उसमें होती, पैरेलल में होती, तो अब इसका वोल्ट सेम हो जाता, मतलब कि पोटेंशियल इसका सेम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होलो मेटल स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये होलो मेटल स्फीयर of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is, the potential on its surface is 90 volt. The potential at the center of the sphere, the potential at the center of this sphere कितना होगा बेटा? बोलो। अगर जैसे मान लो कि कोई एक स्फीयर, होलो स्फीयर है,
और इसके सरफेस पर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वह 10 सेंटीमीटर की है, और इसके सरफेस पे 90 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसके सेंटर पे कुल कितना पोटेंशियल होगा बेटा, बोलो। 90 वोल्ट ही होगा। आप इसके इन साइड कहीं भी चले जाओगे, हर पॉइंट पर 90 वोल्ट का ही होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 90 वोल्ट। ठीक है बेटा, 90 वोल्ट का इसका पोटेंशियल होगा इसके सेंटर पे। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए इन साइड में, तो आपको हमेशा आंसर 90 उतना सेम ही देना है, जितना चार्ज सरफेस पे होगा उतना ही चार्ज इन साइड के हर पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ इंट्रोड्यूस ए स्लैब। ये कर रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज होता है कब, इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब, इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब, किसका स्लैब हमें इंट्रोड्यूस कर दें तो डिक्रीज होगा। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट जैसे ऑप्शन दे रखा है इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, और भी दे रखा है नन, फोर्थ में दे रखा है नन। तो बताओ बेटा, इन तीनों में से यदि किसी के स्लैब को अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो कितना होगा ये बताना है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लो कि ये अगर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और तो उस सिचुएशन में अगर इसमें एयर है, तो जब एयर होता है तो उस सिचुएशन में इसका जो कैपेसिटेंस होता है C, उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D, जहां पे ये क्या है, इन दोनों प्लेट्स की क्रॉस सेक्शन एरिया है, और D जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, ये ऐसा दे रखा है। लेकिन अगर इनके अंदर कोई भी चीज इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मटेरियल में देखता हूं तो उस सिचुएशन में जो इसका कैपेसिटेंस होता है वह होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में D हो जाता है। अब यहाँ पे इनमें से कुछ भी रखते हो, कॉपर रखते हो, एल्यूमिनियम या जिंक, कोई भी रखते हैं, तो ये क्या होगा, K का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों सिचुएशन में जो C डैश होगा वह ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, C होगा। मतलब कि कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, जब इसमें से अगर कोई भी चीज इसमें इंसर्ट करोगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना कि घटेगा। समझ आ गया बेटा। तो द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेज बोल रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको इसमें इंसर्ट करें तो यह कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। क्या होगा, वह कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो K टाइम। K क्या है, तो इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वही चीज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ इसमें से कोई भी आपको ट्रू नहीं है, ये नन, मतलब इनमें से किसी को भी इसमें इंसर्ट करने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है टू कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस of 6 microfarad and 4 microfarad are put in series across a 120 volt battery. इसके क्रॉस में एक 120 वोल्ट बैटरी लगाई गई है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस What is the potential difference across the 4 microfarad capacitor? Potential difference across the 4 microfarad capacitor. इसमें फाइंड करना है बेटा. ये करें कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड का है और दूसरा कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का है, और इन दोनों के क्रॉस में एक 120 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन की गई है, और वो भी किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में. ध्यान रखना बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में. अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरेड. 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस को कितना पोटेंशियल होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है बेटा. तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये दोनों जो पैरेलल में जुड़े हैं, तो इन दोनों पैरेलल के ये क्रॉस कुल कितना पोटेंशियल होगा, इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल हम फाइंड कर लें. तो जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर ये है, ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये है, ये दोनों कैपेसिटर के ये क्रॉस में एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक ये बैटरी लगी हुई है, ये 120 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये 6 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है. तो सबसे पहला काम ये होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो बेटा. तो सिंस ये सीरीज में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सीरीज में आप लोग मालूम ही है कि डायरेक्टली नहीं इनवर्सली ऐड होते हैं. तो 1/c इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2. अगर ये c1 है, ये c2 है, तो कुल मिला के हो गया 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 6 अपान में नीचे 24, 10 अपान में 24 हो गया. देयरफॉर अगर मैं इसका c निकालूं, ये तो 1/c के इक्वल है, तो c इक्वल टू हो जाएगा 24 अपान में 10 इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैरेड. मतलब इन दोनों कैपेसिटेंस का, इन दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, वह 2.4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा. अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, किसके, एक क्रॉस 120 वोल्ट का. तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सिंस, मतलब इसके टोटल एक क्रॉस हमें निकालना है बेटा. तो पहले हम चार्ज निकाल लें. तो Q इक्वल टू क्या होता है, सिंस Q इक्वल टू C इंटू V के बराबर होती है, C इंटू V के बराबर होता है Q टोटल चार्ज. मतलब इनके एक क्रॉस टोटल चार्ज कितना हो रहा है. तो हमने अभी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है 2.4, और इसके एक क्रॉस में जो बैटरी लगी है वो कितने की लगी है, 120 वोल्ट की ये बैटरी लगी है. तो इंटू में 120 वोल्ट, ये आपका हो गया टोटल चार्ज. मतलब यहां से जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, वह टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो 2.4 इंटू 120 वोल्ट, मतलब इतने का हो रहा है. तो ये कूलम में आ जाएगा ना. तो ये चार्ज है तो कूलम में आ गया. अब हम लोगों को फाइंड करना है कि ये 4 माइक्रोफैरेड के ये क्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल
ड्रॉप हो रहा है। 4 माइक्रो फैरेड के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट V1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 माइक्रो फैरेड, इसके अक्रॉस कुल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 4 माइक्रो फैरेड का। तो इससे भी चार्ज तो यही जा रहा है, चार्ज तो चेंज होता नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जितना चार्ज 6 माइक्रो फैरेड से जाएगा उतना ही चार्ज 4 माइक्रो फैरेड से जाएगा। तब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगा दें। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान में C। तो टोटल चार्ज हमने कितना निकाला, 2.4 इंटू 120, और C कितना है, तो जिसके ये क्रॉस हमें निकालना है, तो कितना ले रखा है मैंने, 4 माइक्रो फैरेड, या यहाँ पे मैं C2 लिख देता हूँ, C2 4 माइक्रो फैरेड के ये क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो अपान में हो जाएगा C2 यानी कि 4 से इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 30 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा बेटा, क्या 7.2, 24 के बाद 72.0 होगा। मतलब ये होगा 72 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह किसे क्रॉस होगा, 6 माइक्रो फैरेड का। अगर यही क्वेश्चन ये ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए कि 6 माइक्रो फैरेड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड पोटेंशियल ड्रॉप, अगर ऐसे पूछ लिया जाता पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रो फैरेड, तब उस इक्वेशन में यहाँ पे V2 इक्वल टू, अगर मैं इसको मान लूं कि ये V2 इसके लिए निकाल रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा Q अपान में C1 हो जाता, और ये वो कितना होता है, तो 2.4 इंटू 30 अपान में C1, तो C1 कितना है, 6 है, सॉरी यहाँ पे 120 आएगा ना, इंटू में 120 है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब ये कुल मिलाकर हो गया 48 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके क्रॉस, ये 6 माइक्रो फैरेड है, ठीक है बेटा, 6 माइक्रो फैरेड के क्रॉस 48 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता, जबकि 4 माइक्रो फैरेड के क्रॉस 72 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जयेश, राजदीप, प्रीति, ओके बेटा, नेहा सॉरी प्रीति योग्यता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स is the energy stored in capacitor, is the energy stored in the capacitor। बोलो बेटा, एनर्जी जो है कैपेसिटर में, एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, ये है चार्ज है, पोटेंशियल, थर्ड है कैपेसिटेंस, एंड डी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बेटा,
नहीं, हाँ, स्टेट में कैसे होगी? ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल के रूप में होती है ना, पोटेंशियल के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। इसका ऑप्शन बेटा करेक्ट है डी, सॉरी बी, पोटेंशियल के रूप में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वह पोटेंशियल के रूप में होती है। ठीक है, कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम थोड़ी होता है, उसके चार्ज, उसपे जो फ्री चार्ज होते हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम होता है। हाँ, तो वीडी इक्वल टू क्या होता है, कैसे निकालते थे? एल अपान में टी मान लो, उसी को टाउ बोल लो, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपान में वी हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ अगर आप एल लेते हो और इसके इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल है, सॉरी ड्रेट वेलोसिटी अगर वीडी है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वही रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ, वो भी होता है, वो भी होता है, लेकिन अगर मान लो कि कोई भी दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जा रहा है, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली ये हो जाएगा, ये जो इसने विवेक ने बताया। और आप जो बता रहे हो वो तो ऑलरेडी, वो तो फॉर्मूला है ही रिलैक्सेशन टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड across a battery and the plate separation of capacitor is increased without removing the battery. Then यहां पे कह रहे हैं कि ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड विदाउट रिमूविंग द बैटरी। देन क्या होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेज। बी है चार्ज स्टोर विल डिक्रीज, सी ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें एनर्जी स्टोर विल डिक्रीज। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, यानी कि वी लिख देता हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस वी विल इंक्रीज बताना है बेटा इसमें। तो क्या होता है
अगर इसके फार्मूला आप देखोगे तो इसके फार्मूले में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर है, इनके बीच का सेपरेशन को यदि डी से डिनोट किया जाए और इन दोनों प्लेट्स की क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से, तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी होता है। अब क्वेश्चन देखो, ये करें कि एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेड, मतलब डी की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सही है क्या? क्या इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? अगर डी बढ़ता है तो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज होगा, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। चार्ज स्टोर विल डिक्रीज, एनर्जी स्टोर विल डिक्रीज और पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। बोलो बेटा क्या होगा इसमें? सी वाला ऑप्शन सही है। यहां पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर करना, मतलब यहां पे सी जो है डिक्रीज होगा, यहां से चार्ज एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 microfarad each required to obtain a capacitance of 5 microfarad to obtain a capacitance of 5 माइक्रोफैरेड। बोलो बेटा, मतलब कम से कम 2 माइक्रोफैरेड के कुल 2 माइक्रोफैरेड के इक्वल कैपेसिटर को किस तरह से कितने कनेक्ट किए जाए जिससे कि उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो इसमें संख्या बतानी है कि 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस कितने कनेक्ट किए जाए जिससे कि उनका जो चार कैपेसिटेंस हो 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। बोलो बेटा। 4। यहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। जैसे मान लो ये हमें 5 लेकर के आना है, अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल में आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये 2 2 4 हो गया और तीसरे को कनेक्ट कर दिया तो आपको 6 हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होगी। अगर सीरीज में करते हो तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो सब अगर 2 माइक्रोफैरेड के हैं 2 माइक्रोफैरेड के हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/c के। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/2 या c इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहां से भी नहीं मिल पा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ अलग टाइप से इसको कनेक्ट करेंगे।
अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं, जैसे मान लो कि दो को हमने क्या कर दिया, इस तरह से लगा दिया सीरीज में, ये बीच में दो को सीरीज में लगा दिया, फिर इसके एक पैरेलल में और फिर यहां भी एक पैरेलल में यदि मैं कनेक्ट कर देता हूं, तब आप यहां पे देख सकते हो कितना होगा। इन दोनों का, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है और ये भी 2 माइक्रोफैरेड है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 1 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/c, मतलब कि ये 2/2 इक्वल टू 1/c हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना मिल गया, 1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 1 हो गया। ये दोनों मिलकर के कुल कितने माइक्रोफैरेड के हो गए, ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड के हो गए। अब 2 माइक्रोफैरेड ये, 1 माइक्रोफैरेड ये और 2 माइक्रोफैरेड ये, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। तब ये तीनों मिलकर के कुल कितना हो गया, देयरफॉर रिजल्टेंट हमें मिला 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। ये आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ये मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें ये बताना था कि इसमें कुल कितनी क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी बतानी थी कि कैपेसिटेंस की कितनी क्वांटिटी आप ऐड करोगे। ऐड करने का तरीका आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपका आंसर हो गया क्या, 1 2 3 4। तो 4 कैपेसिटर को आपको लगाना पड़ेगा, 4 कैपेसिटर ऑफ ईच 2 माइक्रोफैरेड अगर लगाते हो तो जाकर के आपको क्या मिलेगा, 5 माइक्रोफैरेड का रिजल्टेंट मिलेगा। हाँ बेटा, ये जर्सन रीजन वाला नहीं बेटा, मैं तो नहीं देख पाया उसको, देखते हैं आज। वो लास्ट वाला था ना, नहीं, हाँ लास्ट वाला था। हाँ हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन। अर्थ का पोटेंशियल कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो आपको याद ही रखना है। आप यह याद रखो कि हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के। ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा, क्योंकि अर्थ में क्या रहता है, अर्थ में जो निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों की संख्या मतलब क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है, इनफाइनाइट रहती है। मतलब इसको बोलते हैं ना, सी ऑफ चार्ज बोलते हैं ना इसको, शायद अर्थ को सी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो उसमें जब दोनों की संख्या सेम रहेगी तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही रहेगा ना। और अब आप कहो कि जैसे मान लो कि कोई एक मेटल है और इसको हम जब अर्थ करते हैं तो अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है या कुछ चीज, जैसे हम लोग उसमें चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे प्लेट्स हैं और इस पे यदि मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से क्या होता है, यहां से जैसे ही अर्थ करते हैं तो इसमें से निगेटिव चार्ज इसमें चला जाता है। निगेटिव चार्ज जाकर के इसको क्या करता है, इसको न्यूट्रल करता है। और इस साइड में क्या, अगर मान लो कि ये निगेटिव चार्ज है तो ये पूरा ये प्लेट जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब आप ये बोलो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल के जा रहे हैं, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट ये है कि इनफाइनाइट में से इलेक्ट्रॉन को कुछ माइनस करो तो हमेशा ये इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन को प्लस करो तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा।
मतलब इनफाइनाइट में से माइनस और प्लस करना वो हमेशा इनफाइनाइट देता है, इसलिए अर्थ का जो पोटेंशियल है हमेशा जीरो ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट में कुछ कम और ज्यादा करने पर आंसर इनफाइनाइट ही रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिक स्लैब when dielectric slab is introduced between when dielectric slab introduced between the plates of parallel parallel plate capacitor which remains connected to a battery then charge on the plates relative to earlier charge is earlier charge is देखो बेटा when dielectric slab introduced between the plates of parallel plate capacitor which remains connected to a battery then charge on the plates relative to earlier charge is कितना होगा बेटा, यदि किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जैसे जैसे ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में मान लो कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि के हो, तो उस सिचुएशन में इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में सी था, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि इस समय इसका कैपेसिटेंस सी है और इन दोनों प्लेट के बीच में जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, अगर उस समय मैं मान लेता हूं कि सी डैश है, तो उस सिचुएशन में सी डैश जब होगा तो ये सी डैश सी से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा या नो चेंज होगा, यही हमें बताना है। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद से इसे कैपेसिटेंस कितना होगा, बढ़ेगा, घटेगा, मोर, लेस और मे बी मोर या सेम, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इंसर्ट करते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो इसका जो कैपेसिटेंस सी डैश होता है वह किसके बराबर होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में डी के बराबर होता है। और सी अगर इस सिचुएशन में हम देखते हैं तो ये जो कैपेसिटेंस होता है ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी के बराबर होता है, तो यहाँ पे सी डैश इज ग्रेटर देन सी होगा, मतलब क्या होगा, या मोर हो जाएगा। आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है द रेडाई ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर A and B are R1 and R2 respectively, where R1 is greater than R2. They are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. The charge will be greater. ये बताना है बेटा। मतलब इसमें ये दे रखा है कि दो स्फीयर्स हैं, मेटेलिक स्फीयर है। मान लीजिए कि एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस जो है R2 है। ऑलरेडी ये बोला गया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 जो है R2 से बड़ा है। ये A है और ये B है। द रेडाई ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर A and B are R1 and R2 respectively, where R1 is greater than R2. They are connected a thin wire. मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है Q1 है और इसका जो टोटल चार्ज है वो Q2 है। तो इस सिचुएशन में अगर इन दोनों को किसी इस तरीके से पतले वायर से यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो बताना है इसमें द चार्ज विल बी ग्रेटर, तो किस पे चार्ज ज्यादा होगा ये बताना है। थिन वायर द सिस्टम इज गिवन ए सर्टेन चार्ज, द चार्ज विल बी ग्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। किसके सरफेस पे चार्ज ज्यादा होगा? तो पहला पूछ रहे हैं कि ऑन सरफेस ऑफ बी। दूसरा बताया गया है ऑन द सरफेस ऑफ ए, ऑन द सरफेस ऑफ ए। तीसरा जो ऑप्शन है इक्वल ऑन बोथ। हेलो, हाँ बोला बोलो। हाँ हाँ, एक बार शायद ये क्वेश्चन हो चुका है सभी। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक। हाँ बेटा, और उसके बाद से है जीरो ऑन बोथ। अब इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो बेटा, इसका जो रिलेशन होता है वह रिलेशन इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि दोनों चार्जेस पे इन दोनों का जो Q1 अपान में R1 होता है, मतलब इन दोनों का रेशियो चार्ज ऑन ए टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल टू Q2, सॉरी ये Q1 स्मॉल लिखता हूं, Q1 अपान R1 इक्वल टू Q2 अपान में R2, ऐसा हो जाएगा। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, Q2 को नीचे और R1 को ऊपर लेके जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? Q1 अपान में Q2 इक्वल टू R1 अपान में R2। देखो R1 को मैंने ऊपर भेज दिया, Q2 को नीचे लेके आया, ये ऐसा मिल गया। सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, देखो ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, कहां लिखा है? ये लिखा है कि R1 की जो वैल्यू है R2 से बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो R1 यदि R2 से बड़ा है तो Q1 पे जो चार्ज है इसका मतलब कि ज्यादा है, Q2 पे चार्ज कम है। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर चार्ज ऑन
सरफेस ऑफ Q1, सरफेस ऑफ Q1 इज मोर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ, ये फर्स्ट वाले चार्ज पे जो चार्ज, फर्स्ट वाले स्फीयर पे जो चार्ज होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? ओके, तो ठीक है, ये इस चैप्टर के ये जो एमसीक्यूज थे कंप्लीट हो गए हैं।